Good evening. Yes, now let's Good begin evening. about nephron. तो nephron क्या है बेटा? Good evening everyone. This is a structural and functional. ये एक बेसिक यूनिट है. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. हमारे किडनी का सही बात. तो किडनी में भी जो हमने कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन देखा ना, उन दोनों में आपस में बटा हुआ है ये नेफ्रॉन. तो दोनों में भी आधा आधा करके ये बटा हुआ है नेफ्रॉन. कैसे हम देखेंगे? तो करीब करीब 3 सेंटीमीटर जितना लंबा होगा ये, एंड 20 to 60 मिलीमीटर जितना उसका डायमीटर होगा. एंड आप देख सकते हो कि एक नेफ्रॉन में कुछ 8 से 12 होते हैं मेडुला. Yes. एंड ये सारे मेडुला में होते हैं 1 मिलियन मीन्स 10 लाख के करीब करीब नेफ्रॉन्स. तो अगर हर नेफ्रॉन यूरिन फिल्ट्रेशन में काम करता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सारा काम एक साथ किडनी परफॉर्म कर रहा है ना. एंड कभी कभी ऐसा कहते हैं ना बच्चे कि अगर एक किडनी हमने डोनेट भी कर दी, या एक किडनी का फंक्शन भी अगर रुक गया तो चल जाएगा, दूसरी किडनी भी काम कर देगी. तो इट इज ट्रू, क्योंकि दोनों किडनी में क्या है, स्ट्रक्चर सेम है. दोनों किडनी का जो भी फंक्शन है वो सेम ही है. तो होने क्या वाला है, अगर एक किडनी बाय एनी एक्सीडेंट हो गया या डोनेट कर दिया बाय एनी रीजन, अगर एक किडनी नॉन फंक्शनल हो गई या निकाल दी गई होगी, तो भी हम काम चला सकते हैं, क्योंकि सेकेंड किडनी भी वही काम करेगी. हाँ, बट एक चीज का फर्क पड़ेगा कि दूसरी किडनी फिर लाइफ लॉन्ग ज्यादा नहीं रह पाएगी, क्योंकि दूसरी किडनी पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं. दो किडनी में जो काम हमने बटाया था ना, मतलब दोनों में भी हमने शेयर करा था हमारे पूरे सर्कुलेशन के जो भी ब्लड का सिस्टम है, उसको सब सर्कुलेट करके हम यूरिन निकालने का काम दोनों किडनी का था. बट बिकॉज किसी वजह से हमने एक किडनी को निकाल दिया, तो दूसरी किडनी पे स्ट्रेस आ सकता है. जिंदा तो रहता है इंसान, ऐसा नहीं कि जिंदा रहेगा, बट थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगी बेचारे की सेकेंड वाली किडनी. ओके, सो कमिंग बैक टू द नेफ्रॉन नाउ. अब नेफ्रॉन को हम देखेंगे ब्रॉडली दो हिस्सों में. उसका जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन, उसमें आएंगे दो हिस्से, दैट इज बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. ध्यान से देखना, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. और जो उसका नेक एंड टेल का रीजन आएगा, नेक एंड टेल, या टेल तो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है, इसको आप ट्यूब्यूल भी कह सकते हो. ये वाले हिस्से में हम देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल, जहां पे हम ट्यूब्यूल्स के सारे डक्ट्स देखते हैं. डक्ट्स मतलब क्या, कोई भी पाइपलाइन या कोई चैनल से जब कोई फ्लूइड गुजरता है, उसको हम डक्ट कहते हैं. मतलब नाला, जैसे नाला क्या है, एक गटर या एक नाला क्या होती है, पूरी एक लंबी लाइन होती है ना. तो दैट इज अ पाइपलाइन, दैट इज अ चैनल, दैट इज अ डक्ट. वैसे हमारे बॉडी में भी खुला है क्या ब्लड? नहीं, ब्लड वेसल से जा रहा है. तो यहाँ पे भी नेफ्रॉन एक खुली चीज नहीं है, एक प्रॉपर डक्ट या प्रॉपर ट्यूब्यूल वाली चीज है. तो देखते हैं इन्हीं नेफ्रॉन के अब डिटेल्स की तरफ जाएंगे. तो देखो, इनका खूबसूरत सा डायग्राम अगर दिखाऊंगी मैं, तो ये एक्चुअली ना बच्चा जो नेफ्रॉन बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है, कभी भी ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है. हमेशा ऐसे नूडल्स जैसा चिपका हुआ है एंड राउंड राउंड होके बैठा हुआ है. तो उसको थोड़ा सा आप तोड़ मरोड़ के ऐसे सीधा करोगे ना, तो कुछ ऐसे दिखेगा. ऐसा ये स्टार्टिंग वाला रीजन दिखेगा कप शेप. तो ये रेड वाला रीजन कप शेप रीजन होता है, जिसको हम कहेंगे बोमन्स कैप्सूल. एंड उसके अंदर होती है बहुत सारी कैपिलरीज. ये क्या है, ग्रीन वाले हिस्से से निकाल रही हूँ मैं, ये कैपिलरीज है. मतलब जो रीनल आर्टरी आ रही थी किडनी के अंदर, वही आर्टरी आगे जाके ब्रांच हो जाती है, कैपिलरीज में डिवाइड होगी. तो हर एक नेफ्रॉन के पास जब वो जाएगी, तो जाते वक्त वाली जो आर्टरी है वो कहलाएगी एफरेंट आर्टेरियोल. मतलब एफरंट इज ए, अंदर आने वाला, एंड इफरंट इज ई. इफरंट इज ई मतलब जो एग्जिट करता है. आपके थिएटर्स मॉल्स में भी एंट्री बाहर एंड जाने एग्जिट होता वाला। है ना. तो एंट्री एंड एग्जिट जैसा ही ये अंदर से यहाँ से लेके आएगा ब्लड को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलेट घूमेगा घूमेगा, एंड यहाँ से बाहर चला जाएगा. फिर उसके सराउंडिंग में एक कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, वो क्या हो जाएगा, बोमन कैप्सूल. एंड अंदर की कैपिलरीज को कहेंगे ग्लोमेरुलस. तो अगर इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं, तो देखो दिस, ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर इज बोमन्स कैप्सूल, नाम है Women's साइंटिस्ट का. section. एंड अंदर वाला जो हिस्सा है, इट इज एफरेंट आर्टेरियल, मतलब ये आएगा अंदर लेके किसको, आर्टरी को.
जहां से ब्लड हम अंदर लेके आएंगे। एंड ये क्या है, इफरेंट, मतलब ये एग्जिट करेगा, लेके जाएगा बाहर। एंड जब ये बच्चा यहाँ पे अंदर आएगा ना ब्लड, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम उनको करेंगे फिल्टर। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते वक्त जब चाय डाल देंगे ना नीचे हम कप में, तो कप जैसा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा बोमन कैप्सूल है। एंड जो वो छन्नी है, दैट इज फिल्ट्रेशन, वो होगा यहाँ पे फिल्ट्रेशन। बताऊंगी वो कैसे होता है, अभी तो पहले स्ट्रक्चर समझिएगा। तो आगे ये जो एफरेंट आर्टेरियल है ना बच्चा, ये आगे जाके ना कुछ फिर से नेटवर्क बनाती है। यही कैपिलरी आगे आई ना, ये कुछ ऐसे नेटवर्क बनाएगी एंड पूरे इसके इर्द गिर्द में सराउंड हो जाती है। हाँ, तो ये कहलाएगा, पहली बात इसको हम कहेंगे पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज। मैं वैसे इसको फिर से दोहराने वाली हूँ, सो डोंट वरी। एंड उसका ही छोटा सा हिस्सा होता है वासा रेक्टा। ठीक है, तो हमने क्या चीज देखा, हमने हेड रीजन को देखा। अभी सिर्फ हमने क्या देखा है, वी हैव सीन ओनली दिस हेड रीजन ऑफ द नेफ्रॉन, जिसमें आएगा बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। सो पहला हिस्सा मैं लिख दूंगी यहाँ पे। उस हेड रीजन को अब टेक्निकली कहते हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल, या उसी को हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो इसमें क्या चीज आया, इसमें आया पहला बात जो है ग्लोमेरुलस, जो सिर्फ कैपिलरीज से बना है, अंदर आने वाला आर्टरी एंड बाहर जाने वाला आर्टरी से। एंड दूसरा है कप शेप स्ट्रक्चर जो कहलाएगा बोमन्स कैप्सूल। फिर यहां से आगे जब हम कहानी बढ़ाएंगे, तो देखो बोमन कैप्सूल से ही कनेक्टेड होती है आगे एक पीसीटी। चैनल जिसको हम कहते हैं पीसीटी, यहां तक। देन यू हैव वन अगेन लूप, जो यू शेप स्ट्रक्चर आएगा, लूप ऑफ हेनले। एंड देन यू हैव वन मोर डीसीटी, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकेंड हाफ है आपका, जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी था वैसे, देखो सेम माल्फिजियन ट्यूब्यूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में हम देखेंगे पीसीटी को, देन लूप ऑफ हेनले। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो डरिएगा ना अगर किसी को नहीं समझ रहा आ रहा है, डोंट वरी, विल अगेन रिपीट। देन डीसीटी को एंड सीटी। तो पीसीटी, डीसीटी, सीटी, ये शॉर्ट फॉर्म्स क्या है। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्व्यूलेटेड का शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्व्यूलेटेड। ठीक है, प्रोक्सिमल मतलब पास होना, किसके पास है, तो ये पास है पहले बोमन्स कैप्सूल के। तो पहला वाला आएगा कौन है, ये पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसी के साथ में जब वो नीचे यू शेप स्ट्रक्चर करेगा, लूप, हेयरपिन लूप जैसे दे, जैसे हेयरपिन को नीचे यू शेप स्ट्रक्चर होती है ना, वैसे ये लूप स्ट्रक्चर दिखाएगा, तो उसको हम कहेंगे हेनलेज लूप। एंड आगे चलते चलते ये फिर से एक नेटवर्क या ऐसे टेढ़े मेढ़े से पाइप जैसे जुड़ जाएगा, तो वो कहेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब थोड़ी दूरी पे रहने वाला ट्यूब्यूल, डिस्टल इज लिटिल बिट अवे फ्रॉम द बोमन कैप्सूल। एंड आखिर में होता है कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या है ना, ये एक ही नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन पाथवे है, यू कैन से कि ये ना बच्चा एक कॉमन चैनल या कॉमन डक्ट है, जो अलग अलग हिस्सों से यूरिन, देखो ऐसा हो सकता है कि इस तरफ से भी कोई नेफ्रॉन का एक पीसीटी डीसीटी जुड़ा हो, यहाँ से जुड़ा हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, तो सारे के सारे नेफ्रॉन्स डीसीटी होके कॉमनली एक एक डक्ट में डाल देंगे। जैसे ऐसा होता है ना हमारे शहरों में भी, गलियों में भी, जैसे हर दो तीन गलियों का एक साथ मिलके फिर वो पाइपलाइन आगे किसी एक मेन रोड से जुड़ जाती है। रास्ता भी देखो आप, दो तीन रास्ते से कॉमन पाथवे आएगा एंड देन किसी एक मेन रोड को वो जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होगा इनका भी। तो कॉमन डक्ट होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो टू रिवाइज दिस अगेन आई एम राइटिंग हियर। क्या होता है हेड रीजन में, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। तो हम किडनी को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहला वाला हिस्सा होगा रीनल कॉर्पस्कल, या इसी को मैं कहूंगी माल्फीजियन ट्यूब्यूल। एंड इनके फिर से दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा होगा ग्लोमेरुलस वाला,
एंड ग्लोमेरुलस में सिर्फ क्या होती है, ढेर सारी कैपिलरीज होती है। मैम ये एफरेंट, नेफ्रॉन का है। हाँ नेफ्रॉन का ही है, किडनी में ही आता है ना बच्चा नेफ्रॉन। हाँ मैम ओके, टू बी वेरी स्पेसिफिक नेफ्रॉन का बच्चा, सॉरी। सो कैपिलरीज में भी एक कैपिलरी होती है एफरेंट वाली, दूसरी होगी एफरेंट। एफरेंट का मतलब जो ब्लड को लेके आएगी नेफ्रॉन की तरफ, एंड एफरेंट मतलब जो लेके जाएगी वापस से नेफ्रॉन से बाहर। हाँ, एंड फिर दूसरा हिस्सा क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल का दूसरा हिस्सा है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल का एक क्या खासियत रहेगा, इसकी खासियत यह है कि इसके जो इसका जो लेयर है, बेसमेंट होगा, इसका जो लेयर है बोमन कैप्सूल का, उनमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। क्या है उनका नाम? पोडोसाइट। यस, पोडोसाइट सेल्स। वेरी गुड, पोडोसाइट। मतलब ना ये डिट्टो वैसे ही होंगे जैसे हमारी छन्नी होती है ना, जिसमें से पोर्स होंगे, जहां से नीचे हम देख सकते हैं चाय को आते हुए, तो वैसे ही छन्नी जैसे छोटे 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 पोर्स होंगे। तो उसमें से क्या होगा, जब एफरेंट आर्टेरियोल ना बच्चा जी, एफरेंट आर्टेरियोल जो है मेरा, वो जब ब्लड लेके आएगा, लेट्स हेल्प विद द डायग्राम। तो ये जब ब्लड लेके आया, तो इस ब्लड में से कुछ कंपोजिशन प्लाज्मा का, प्लाज्मा में हमने क्या क्या देखा, प्लाज्मा में हमने देखे कुछ मिनरल्स को देखे, कुछ आयन्स देखा, कभी कभी थोड़ा बहुत ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड को भी देखा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये सारा चीज हो जाएगा फिल्टर इनटू बोमन्स कैप्सूल एंड चले जाएगा पीसीटी में। ये सारा चीज किसका हिस्सा है, ब्लड का ही हिस्सा है। तो ब्लड में से जब यहाँ से गुजरेगा ब्लड, एफरेंट आर्टेरियोल से ऐसा गुजरेगा, तो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा कुछ चीज। तो यहाँ पे जो हमारी पोडोसाइट्स लगी हुई है ना बोमन्स कैप्सूल के ऊपर, स्पेशलाइज्ड सेल, ये क्या करेगी, कुछ प्रोटीन्स, कुछ आयंस, कुछ सॉल्ट्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सारों को वो फिल्टर कर देगी। ठीक है। एंड जो कुछ भी फिल्टर नहीं होता है, मतलब जो बड़े सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स इन पोडोसाइट से फिल्टर नहीं होते, जैसे हमारी चाय पत्ती, वो क्या कर जाएगी, वो चल देगी बाहर एफरेंट आर्टेरियोल से। एंड एफरेंट आर्टेरियोल, फिर मैंने क्या दिखाया कि एफरेंट आर्टेरियोल ही आगे जाके देखो ये क्या करता है, फिर से इर्द गिर्द ऐसे लपेट लेता है वो नेफ्रॉन को। तो उसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। मैं इसको फिर से बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, इतना क्लियर है, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, पोडोसाइट्स एंड ये फिल्ट्रेट। क्योंकि अब जो ये जाएगा ना, ये सारों को अब मैं कहूंगी फिल्ट्रेट। अब इसको मैं ब्लड ना कह के इसको मैं वर्ड यूज करूंगी फिल्ट्रेट, कि भाई अब फिल्ट्रेट जो है, जैसे छानने के बाद चाय, एक्चुअल मेरी चाय कहते हैं हम उसको, तो दिस इज नाउ कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। यही फिल्ट्रेट आगे फिर पीसीटी, डीसीटी एंड लूप में आगे आगे जाते जाते यूरिन की तरफ चल देगा, ये मतलब यूरिन फॉर्म करने लग जाएगा। तो फिर ये हमने क्या देखा, पहला हिस्सा हेड वाला हिस्सा देखा हमने, जहां पे हमने देखा ग्लोमेरुलस को देखा एंड बोमन कैप्सूल को देखा। इतना क्लियर एवरीवन? यस यस, मैम। गुड इवनिंग। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलते सेकेंड वाला हिस्सा जो है रीनल ट्यूब्यूल्स का। सो ये दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, द हेड पार्ट जिसको कहते हैं। दिस इज योर सेकेंड पार्ट, नेक या टेल वाला हिस्सा। तो देखो यहां से इस वाले रीजन से चालू हो जाएगा आपका नेक वाला पार्ट। तो क्या क्या आएगा, पीसीटी, प्रोक्सिमल पीसीटी, कॉन्वर्टेड लूप ऑफ ट्यूब्यूल, डीसीटी। लूप ऑफ हेनले, डिस्टल। तो मैम हिस्सा है आवाज नहीं आ मतलब। रही आपकी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे रुको, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, अब बात कर रही हूँ, अब आ रही है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं भी शांत थी बच्चा 2 मिनट के लिए। ओके,
ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि हेनलेज लूप का थोड़ा सा जानते हैं कि इनमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऐसे होता है। डिसेंडिंग वाला लूप और असेंडिंग वाला लूप मतलब क्या? एनीबॉडी? डिसेंडिंग मतलब क्या है? जो ऊपर से नीचे आएगा, करेक्ट? Yeah. ऊपर से जो नीचे आते रहता है। हम डिसेंडिंग एंड असेंडिंग आप मैथ्स में भी पढ़ते हो ना बच्चा जी। यस मैम। असेंडिंग मतलब जब हम 1 2 3 4 टू 10 कहेंगे, डिसेंडिंग मतलब 10 टू 1, या नीचे से ऊपर जाना इज असेंडिंग, ऊपर से नीचे आना इज डिसेंडिंग। तो इतना वाला हिस्सा जो रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग Descending लूप। loop of हाँ हाँ, लूप ऑफ हेनले का ही ये हिस्सा है। ये पूरा लूप ऑफ हेनले है, उसी में का ये नीचे जो होता है वो, एंड ये जो ऊपर जाएगा इधर। एक्चुअली इसको इतना बड़ा ना निकाल के वी कैन लिटिल बिट शॉर्टन इट। यहाँ से शुरू करते हैं एंड यहाँ पे खत्म करेंगे। तो दिस इज डिसेंडिंग लूप एंड ये कहलाएगा मेरा असेंडिंग लूप, ascending क्योंकि ये loop of ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ करेक्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंड ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पे न्यूट्रल है, ना ऊपर ना नीचे, समथिंग। ओके, तो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप याद रख लेना, लूप्स के बारे में है। ठीक है, एंड देन वही नेटवर्क्स के बारे में जो मैं पहले भी बता रही थी। देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या कर रहा है, सॉरी इफरेंट वाला। एफरेंट ब्लड लेके आएगा, फिल्टर करेगा, फिल्ट्रेट चला जाएगा यहाँ पे येलो वाले हिस्से में। प्लीज पे अटेंशन है कि मैं मार्कर को कैसे दिखा रही हूँ। ओके, yes एंड ma'am ये ऐसे बन गया यूरिन। अब इफरेंट आर्टेरियोल ने क्या किया? इफरेंट आर्टेरियल जब यहाँ से बाहर निकला, जो ब्लड फिल्टर नहीं होता है, बड़े सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्रोटीन्स, वो बाहर चल देगा। एंड वो देखो कैसे जकड़ के रखा है इसने पूरे ऐसे ट्यूब्यूल्स की आजू बाजू में। तो ये जो लपेट लेता है ना एफरेंट आर्टेरियोल, इसी को हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मतलब आजू बाजू में, इर्द गिर्द में। तो ट्यूबुलर के इर्द गिर्द में जो कैपिलरीज का हिस्सा है, कहाँ से आया है? एफरेंट आर्टेरियोल से। उसी को हमने नाम दिया है एज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। एंड उस कैपिलरी का जो छोटा सा हिस्सा जो सिंपली लूप को करेगा कवर, देखो एक्चुअली बड़ा हिस्सा है वो। लेट मी ड्रॉ इट फ्रॉम हियर। इतना सारा हिस्सा जो लूप को कवर करता है, उसी को हम कहेंगे वासा रेक्टा। तो ये लूप को कवर करने वाले ट्यूबुलरीज जो है वो एक्चुअली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ही हिस्सा है, बट अलग से नाम इसलिए दिया ताकि जब यूरिन फॉर्मेशन होता है वहां पे काउंटर करंट मैकेनिज्म करके आगे हम पढ़ेंगे, उसमें ना ये लूप एंड ये जो कैपिलरी है, मतलब सपोज ये मेरा लूप है एंड इसी के बाजू में अगर मैं कैपिलरीज को निकालती हूँ, इसी के बाजू में मेरी कैपिलरी, ये है कैप, ये है लूप। तो ये आजू बाजू में जब होती है तो इनमें बहुत सारे मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिससे क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी। किडनी का क्या फंक्शन है? ऑस्मोलिसिस, मतलब ऑस्मोलिटी बॉडी में मेंटेन करना। ऑस्मोटिक फ्लूइड्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का बैलेंस को मेंटेन करना ही तो किडनी का फंक्शन है। तो किडनी के यस मैम। अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वही ये चीज करते रहते हैं। तो ये लूप एंड लूप के बाजू का जो ट्यूबुलर कैपिलरीज है, जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं, ये कहते हैं वासा रेक्टा। इसमें ना कुछ चीजों का एक्सचेंज होने की वजह से ऑस्मोलिटी मेंटेन होती है। तो बार बार पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहना डिफिकल्ट है ना, इसलिए वासा रेक्टा एंड लूप, इनमें क्या क्या एक्सचेंज होगा देखेंगे हम आगे। हम सिर्फ अभी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैम ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा सेम ही है। हाँ यही तो। अभी देखो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल से निकली ना, अगर मेरी यहाँ से कैपिलरी निकली, इसने पूरा वो ट्यूब्यूल को सराउंड करके 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 फिर वो चले गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से ही ऐसा जो हिस्सा आया जो सिर्फ लूप को सराउंड करता था, इसी को नाम दिया है वासा रेक्टा। मतलब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ही हिस्सा है, बस लूप के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज आ रही है उसको मैंने नाम दिया है वासा। जैसे मान लो आपका कोई एक वसंत विहार करके अगर बड़ा एरिया है, एरिया तो बड़ा है बट उसका ही अगर कोई अरुण नगर है, कोई शांति नगर है, कोई ये एक्स वाई जेड, तो वो छोटे छोटे कॉलोनीज जो है वो है तो वसंत विहार के ही हिस्से ना। तो वैसे तो वासा रेक्टा इज अ प्रॉपरली पार्ट ऑफ अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बट जो लूप को सराउंड करते हैं उसी वाले कैपिलरीज को हम वासा रेक्टा कहेंगे। बस यू कैन रीड, एक बार स्लाइड में लिखा है, पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। देखो
if you are able to understand. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाफिया, इतना ही मैथ्स याद है? असेंडिंग डिसेंडिंग लूप याद है क्या? ठीक है, देखो मैंने ट्यूब्यूल्स का ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला डायग्राम लिया था यहाँ पे, ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि नेफ्रॉन ना बच्चा जो हमारा डिवाइड होता है, कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में एंड कुछ हिस्सा आता है उसका मेडुला में। याद है? कल भी कहा Yes, था ma'am. मैंने। Yes, ma'am. इधर Yes, इधर ma'am. सी, कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है कॉर्टेक्स में, कुछ हिस्सा आएगा मेडुला में। तो वही दिखा रही हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि कौन सा वाला कॉर्टेक्स में, कौन सा वाला मेडुला में। तो देखो क्या क्या आ रहा है, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आ रहा है, मतलब रीनल कॉर्पस्कल या माल्फिजियन ट्यूब्यूल आ रहा है। साथ ही क्या आ रहा है, पीसीटी आ रहा है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले नहीं आ रहा है, लूप ऑफ हेनले तो आ रहा है मेडुला में, एंड डीसीटी आ रहा है, एंड सीटी का कुछ हिस्सा आ रहा है। Half part of CD का. करेक्ट। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या हिस्सा आया नेफ्रॉन का? नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स आए कॉर्टेक्स रीजन में? माल्फिजियन ट्यूब्यूल आया। यस, माल्फिजियन ट्यूब्यूल जिसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल दोनों आ गए। देन आया पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। देन आया डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। एंड मेडुला रीजन में सीटी का बहुत छोटा हिस्सा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तो सीटी को हम ज्यादा यहाँ पे देखेंगे। मेडुला में आएगा लूप ऑफ हेनले, हेनले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट अगेन, एंड सीटी। यस, सी ये भी सेम चीज है, किडनी को देखो यहाँ पे उन्होंने जूम करके बताया है, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा एंड मेडुला वाला हिस्सा, ऐसा दिखेगा कुछ हमारा नेफ्रॉन। एंड इसी का ये एफरंट आर्टेरियल ऐसे 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 लपेट के रखा है। तो दिस आर व्हाट, दीज आर पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी। एंड यही कैपिलरीज जो इधर आएगी ना, जो इस लूप को सराउंड करेगी, इसको मैं कहूंगी वासा रेक्टा। सिंपल है ना? क्लियर ना? Yes, ma'am. चलो फिर, नाउ हेल्प मी इन लेबलिंग दिस क्विकली। कोई करेगा हेल्प? व्हाट इज दिस फर्स्ट वन, ए वाला? कोई बताएगा? Bowman's सानिया जी? capsule. Glomerulus. ग्लोमेरुलस, यस, ग्लोमेरुलस इज राइट। हाँ, बी वाला क्या है? Bowman's Ma'am, capsule. Bowman's capsule. यस, बोमन्स कैप्सूल, सही बात। देन सी इज PCT. PCT. ओके, आई क्या है? आई, डी नहीं जाएंगे अब, सी के बाद आई आओ। हम loop of Ma'am, Henle. DCT. वेरी Ma'am, गुड, loop of Henle. सेंडिंग लूप, सेंडिंग लूप है बच्चा जी, डीसीटी नहीं। सी के बाद आई, फिर एच, ठीक है, एच इज अ न्यूट्रल, ये लूप ही है अगेन। लेट्स गो टू जी डायरेक्टली। नहीं, जी असेंडिंग लूप Ascending loop of नहीं, Henle. लूप का हिस्सा है। हाँ, ये होगा असेंडिंग लूप, इसको हम लूप ऑफ हेनले लिख देंगे, सिंपली लूप ऑफ हेनले लिख देते हैं। देन डी वाला क्या है? DCT. यस, एंड आखिर में है हमारा ये जो है Connecting tubule. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। फाइन, एंड आगे जाके ये जुड़ेगा कहाँ पे? सारे कलेक्टिंग डक्ट, मतलब मान लो सारे आपके एरिया के सारे मेन रोड जाके जुड़ेंगे कोई चौक पे या कोई हाईवे पे, तो वो है हमारा रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से आगे हो जाएगा यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से आउट द यूरिन, ऐसा। Ma'am, is there any difference between collecting tubule and collecting duct? नहीं। ओके, तो कमिंग फॉरवर्ड टू द नेफ्रॉन टाइप्स। अब यहाँ से थोड़े से आपको वाले क्वेश्चन बने हैं, जैसे हम नीट वाले क्वेश्चन जिनको कहते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनीज। तो ये टाइप्स जो है ना बच्चा, दीज आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन क्या कहते हैं उसको, आपके जो ट्यूब्यूल्स का लेंथ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इसको मैं आपको ना थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पहले सिखा दूंगी, थ्योरी आप समझ जाओगे फिर अपने आप। तो देखो, अब दोनों टाइप नेफ्रॉन में पहला वाला टाइप जो है नेफ्रॉन का, इसको कहलाया जाएगा एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, फर्स्ट टाइप को हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की खासियत क्या है, नाम ही कहता है कि कॉर्टिकल है, मतलब इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो पड़ता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, एंड कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा, मतलब स्मॉल अमाउंट हम कह सकते हैं ऑफ लूप, स्मॉल या कभी कभी नेग्लिजिबल भी, स्मॉल और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लूप आएगा थोड़ा सा मेडुला वाले हिस्से में। तो ऐसा नेफ्रॉन मैम जिसका, हाँ बच्चा बोलो। मैम लेकिन अभी तो हमने ये पढ़ा है ना कि मैम लूप ऑफ हेनले मेडुला पार्ट में ही रहता है, तो हाँ मैम हाँ हाँ, अभी यहाँ पर नेग्लिजिबल। दीज आर द टाइप्स बच्चा, दीज आर द टाइप्स, तो हमारे उस टाइप्स पे आपको पता चल जाएगा, मेडुला पार्ट मैम में आएगा, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। तो किडनी में भी ना अलग अलग टाइप के नेफ्रॉन आएंगे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही टाइप का दिखाया है, दो ही होते हैं वैसे। तो देखो, पहला टाइप है जहाँ पे थोड़ा सा ही हिस्सा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। नेग्लिजिबल मतलब आ रहा है, ऐसा नहीं कि जीरो है, मैंने जीरो कहा है क्या, नहीं, आ तो रहा है ना। नेग्लिजिबल कैन बी माइन्यूट और Yes, yes. स्मॉल बट नॉट जीरो। बट सेकेंड में देखो ना, सेकेंड वाला हिस्सा होता है जक्स्टा मेड्यूलरी, मतलब जिसमें मोस्ट ऑफ द हिस्सा आ रहा है मेडुला रीजन में। सी, ऑब्जर्व करो डायग्राम को, कितना बड़ा लूप मेडुला वाले हिस्से में आ रहा है। तो जक्स्टा मेडुलरी का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा वाला नेफ्रॉन जिसका लूप जो पूरा का पूरा मेडुला में पेनिट्रेट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या हो जाता है कि मोस्टली क्या हो जाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मार्फिजियन कॉर्पस्कल जो होते हैं वो किडनी के सरफेस पे होंगे, मतलब हमारा हेड रीजन। एंड लूप जो होगा, लूप थोड़ा सा कॉर्टेक्स रीजन में ही होगा, या लिटिल पार्ट हो जाएगा, वो मेडुला में आ जाएगा, लिटिल पार्ट। ओके, बट जक्स्टामेडुलर में क्या हो जाता है कि लूप ऑफ हेनले का बहुत सारा हिस्सा डीप डाउन में चला जाता है मेडुला में। तो लिटिल पार्ट का मतलब ये नहीं हुआ ना कि बिल्कुल भी नहीं है, होता है, बट लिटिल पार्ट ऑफ दैट विल बी प्रेजेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा कि 80% ऑफ किडनी में कहलाएगा कॉर्टिकल और नेफ्रॉन, एंड समवेयर लाइक 15 to 20% होता है जक्स्टामेडुलरी टाइप्स। तो दोनों टाइप में फर्क क्या है कि कहाँ पे मेडुला वाले रीजन में उसके लूप आ रहा है। कॉर्टिकल में क्या हो जाएगा, लूप थोड़ा सा ही हिस्सा मेडुला में पेनिट्रेट होगा, ज्यादा नहीं होगा। जक्स्टा मेडुलरी में, बिकॉज नेम में ही मेडुलरी है, तो इसका मतलब उसमें ही ज्यादा मेडुला में हम देख सकते हैं लूप को नीचे यू शेप में आते हुए। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। बट साथ ही इसके और एक डिफरेंस भी आ जाएगा बच्चा जी, अगर किसी ने नोटिस किया हो, लूप के इर्द गिर्द में क्या होते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। तो कॉर्टेक्स वाले में तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ही, बट स्मॉल वासा रेक्टा होगा क्योंकि लूप भी इसका स्मॉल है। बट इसमें क्या हो जाएगा, दोनों भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा दोनों भी सही से अच्छे से अमाउंट में यहाँ पे देख सकते हो आप, बिकॉज दोनों भी अच्छे से अमाउंट में, बिग अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो, बोथ पीटीसी, दैट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, दोनों भी प्रेजेंट है, एंड वासा रेक्टा बोथ आर प्रेजेंट। यहाँ पे ओनली पीटीसी इज प्रेजेंट, वासा रेक्टा इज मोस्टली एब्सेंट क्योंकि लूप ज्यादा वहां पे पेनिट्रेट नहीं हुआ है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दीपक जी, नोलोनेफ्रॉन जॉइन वाइन का क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे मेरा किडनी है ना, तो ओफो बहुत ही बुरी किडनी बन गई है। तो इफ दिस इज अ किडनी सेक्शन, तो मेडुला वाले हिस्सा जो है, स्पेशली द मेडुला वाला पार्ट, तो ये पिरामिड स्टैंडिंग फॉर मेडुला, उसमें कौन सा वाला हिस्सा आता है, तो मोस्टली कॉर्टिकल मतलब छोटा सा ही लूप आ जाएगा, एंड मेडुला जक्स्टामेडुलरी मतलब पूरा बड़ा लूप ऐसे आ जाएगा। तो किडनी में मिक्स न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स होते हैं, कुछ होते हैं कॉर्टिकल वाले, कुछ होते हैं जक्स्टा वाले। तो जिसके लंबे लंबे आपको दिखेंगे मेडुला में, वो हो जाएगा जक्स्टा मेडुलरी वाले टाइप के नेफ्रॉन, एंड कुछ अगर छोटे छोटे लूप्स दिख रहे हैं मेडुला रीजन में,
वो हो जाएंगे कॉर्टिकल। बट ज्यादा अमाउंट में कॉर्टिकल वाले प्रेजेंट है, क्योंकि 85% होता है प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल इन किडनी, एंड कुछ 15-20% ही होते हैं नेफ्रॉन। तो ये दोनों जुड़ने का कोई बात नहीं है, देयर आर टू टाइप, सिंपली दो टाइप है। तो किडनी में दोनों भी टाइप पाया जाएगा, बस अमाउंट किसका ज्यादा है किसका कम है वही बताया है। समझ में आ रहा है दीपक जी? इज इट क्लियर? दोनों टाइप जॉइन वन का कुछ फंडा नहीं है। अगर 100 देखो कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, हमने क्या देखा, एक किडनी में 1 मिलियन मतलब 10 लाख के करीब करीब नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। तो 10 लाख में ऐसा हो सकता है कि 8 लाख तक कॉर्टिकल वाले ही नेफ्रॉन्स है, एंड कुछ 2 लाख तक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है। बस ऐसा समझो। ओके, क्लियर बच्चा जी? यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। हाँ, मैम इससे क्या यूरिन फॉर्मेशन में कोई अफेक्ट पड़ता है? नहीं ज्यादातर नहीं पड़ेगा, नो इट वोंट अफेक्ट मच। यस मैम। हर चीज का हमारे पास सोल्यूशन है, सिंस इट्स अ बायोलॉजी, हर चीज का सोल्यूशन है। तो उसका जो भी कंपनसेशन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इन 15-20% वाले जक्स्टा मेडुलरी से। तो दैट इज अ कंपनसेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं इसको, क्योंकि थ्योरेटिकल में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि राइट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सॉरी, साथ ही कभी कभी यहाँ से हमारे नीट या किसी यूईटी के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन अब कहाँ से हम सीखेंगे? जो बोमन्स कैप्सूल है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल से हमने जो फिल्ट्रेट निकाला है पीसीटी में, वहां से शुरुआत होगी हमारी यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस की। क्योंकि उसके पहले बोमन कैप्सूल में तो कैपिलरीज में ब्लड था, ब्लड ने हमको क्या कर दिया, पहले शुरुआत होगी फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेट करेंगे हम, छन्नी कर देंगे एंड ला लेंगे उसको हम पीसीटी में। देन वो फिल्ट्रेट जब पीसीटी, लूप एंड डीसीटी से गुजरेगा, आखिर में बनेगा यूरिन। तो सबसे पहला स्टेप इसलिए क्या आएगा हमारा? फिल्ट्रेशन। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहेंगे, बिकॉज ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज से हम प्लाज्मा को या फिल्ट्रेट को, नॉट प्लाज्मा बट फिल्ट्रेट इज द राइट वर्ड, इस फिल्ट्रेट को हम आगे भेजेंगे टूवर्ड्स पीसीटी, मतलब सारे ट्यूब्यूल्स, रादर देन राइटिंग ओनली पीसीटी, ट्यूब्यूल्स लिख देती हूँ मैं एक साथ, ट्यूब्यूल्स की तरफ हम भेजेंगे। ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? ट्यूब्यूल्स में होगा सेकेंड एंड थर्ड वाला स्टेप, जो होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादातर बच्चों इसको हम मोर स्पेसिफिकली कहते हैं कि सिलेक्टिव वाला रीएब्जॉर्प्शन, एंड सिक्रीशन को कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मतलब ये ट्यूबुलर्स इतनी होशियार है ना, ये ट्यूब्यूल्स पीसीटी, डीसीटी, आईएनसीटी वाली, ये क्या करती है, जो भी चीजें मुझे वापस से चाहिए होगा, एसेंशियल वाले न्यूट्रिएंट्स, देन वाटर, आयॉन्स वगैरह, ये सारा रीअब्सॉर्ब कर लेंगी, एंड जो भी नहीं चाहिए होगा वो ट्यूब्यूल्स में वापस से हम सीक्रेट करेंगे। नॉट वांटेड वाली चीजें हैं, उनको हम वापस से ट्यूब्यूल से सीक्रेट करेंगे। कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहला फिल्ट्रेशन वाला स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में अब फिल्ट्रेशन होना है, मतलब 3 लेयर से होगा। डू यू एबल टू रिकॉल कि हमने ये सारे 3 लेयर्स, एंडोथेलियम, एपिथेलियम एंड बेसमेंट, हमने ब्रीदिंग में भी पढ़ा था। ब्रीदिंग में भी एल्विलाई का जो लेयर होता था उसको एपिथेलियम कहा था, बीच में होता था बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड अंदर की तरफ होता था एंडोथेलियल मेम्ब्रेन जो ब्लड वेसल्स का था। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है। जो ये बोमन कैप्सूल है एंड इसके अंदर आने वाली जो कैपिलरी है, तो ये कैपिलरीज के सेल्स को हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल। हमेशा याद रखना, ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल। देन उसके नीचे जो होगा दैट वुड बी एपिथेलियल सेल, जो किसका है, बोमन कैप्सूल का है। एपिथेलियल सेल बोमन कैप्सूल का है, एंड दोनों के बीच में क्या होगा, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन तीनों से ही क्या गुजरने वाला है, हमारा ब्लड। इन तीनों से आके ऐसा ब्लड गुजरेगा, फिल्टर हो जाएगा। देन ये एपिथेलियल सेल्स में होते हैं पोडोसाइट्स। ये क्या है, बड़े बड़े पोडोसाइट्स।
हाँ मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड होता है ना जो फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस करने में मदद करता है। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे कैसे आएगा वो फ्लूइड। वो तो लंग्स में होता है ना। हाँ यहाँ पे मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ फ्लूइड का फंडा। हैव यू नहीं रेड मैम। एनीवेयर। मैम यहाँ पे पंपिंग थोड़ी ना होती है जो वो नहीं फ्रिक्शन रिड्यूस वेट होगा। वेट वेट, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है? अगर आपके टीचर ने अगर बताई होगी तो शायद सही भी होगी, वी कैन सर्च ऑन दैट। मैम पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। फ्रिक्शन क्यों होना है वैसे? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक तरफ से कैपिलरी, दोनों भी सेल्स ही है, दोनों भी सेल्स ही है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन, कोई हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, बोथ आर सिंपल नॉर्मल सेल्स। तो मैम यही अब तीन। दोनों आपस में मतलब टच में नहीं आएंगी कांटेक्ट में। नहीं आएगी ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे। ये पोडोसाइट्स तो एक्चुअली यू कैन इमेजिन लाइक, आपका जो छन्नी होता है बच्चा जी, छन्नी ना कभी कभी डबल लेयर का होता है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। प्लास्टिक का अगर है तो दो लेयर्स होती है, ठीक है? तो वो जो यस बीच में मैम। का लेयर है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो डायरेक्ट आर्टरीज एंड मतलब ये आर्टरीज वाला जो होगा उसको हम कहेंगे एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है? एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आर्टरीज के, कैपिलरीज के मतलब। एंड बोवन कैप्सूल का सेल होता है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के ही बीच बीच में होते हैं पोडोसाइट्स। तो उन दोनों के बीच में हल्का सा गैप आएगा, उस गैप को मैं कहूंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देयर इज अ गैप, ऑफ कोर्स देयर इज नो नेसेसरी ऑफ फ्लूइड टू अवॉइड एनी फ्रिक्शन और एनीथिंग, नहीं जरूरत नहीं है, देयर इज अ स्मॉल गैप, वो गैप में से थोड़ा सा हल्का सा होके नीचे आ जाएगा थ्रू द पोडोसाइट्स। अब पोडोसाइट्स को सिर्फ रखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको पूरा ब्लड फिल्टर नहीं करना है, मतलब ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी को नहीं निकालना है, वो बड़े बड़े सेल्स है। अगर हमने एपिथेलियल सेल्स को वैसे ही रखा होता बिना किसी दरवाजे के, सपोज दीज पोडोसाइट्स आर एक्टिंग लाइक अ डोर्स, बिना किसी दरवाजे के अगर रख देते ना, सारा का सारा ब्लड आ जाता ना फिर पीसीटी में, तो क्या ही फायदा, उसको फिल्ट्रेशन थोड़ी कहेंगे हम फिर। फिल्ट्रेशन किस चीज का होता है कि जो हमें नहीं चाहिए है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको हम बाहर भेज दे। तो फिल्ट्रेशन कराने के लिए ये पोडोसाइट्स का रखना जरूरी था। तो उनके बीच में अगेन देयर इज नो अदर फ्लूइड और फ्रिक्शन वाला ऐसा कुछ नहीं आएगा, नथिंग, ठीक है? सो दीज थ्री फॉर्म्स द फिल्ट्रेशन के लेयर्स, ये तीनों लेयर्स बनते हैं फिल्ट्रेशन के तीन मेम्ब्रेन्स हियर। एंड इनको ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, पता है? इस प्रोसेस को ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा क्यों? क्योंकि बहुत ही चुन चुन के हम बड़े बड़े सेल्स को भेज देते हैं आगे की तरफ। एंड जो छोटे प्रोटीन्स, छोटे प्रोटीन्स नहीं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या सॉल्ट्स, वाटर, आयन, छोटे मॉलिक्यूल्स को ही हम चुन के आगे भेज रहे हैं इनटू द पीसीटी, इनटू द फिल्ट्रेट। तो हम जब ये चुन चुन के तीन लेयर से पास होंगे ना, पहला लेयर होगा हमारा ब्लड सेल का, कैपिलरी का, फिर वहां से थोड़े कुछ मॉलिक्यूल्स एस्केप होके बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएंगे, फिर वहां से मॉलिक्यूल बीच बीच में जो पोडोसाइट से वहां से एस्केप होके नीचे आ जाएंगे पीसीटी के पास। तो ऐसे चुन के जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसी को हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रखा है, ठीक है? पहला स्टेप यस। था ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों कहा? क्योंकि ग्लोमेरुलस इज एक्टिंग एट एज अ फिल्ट्रेट, जो फिल्टर का काम करता है, फिल्टर या छन्नी करने का काम कर रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाई द रीजन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बट वैसे जैसे जैसे यहाँ से होते जाएगा ना फिल्ट्रेशन, लेट मी पुट अ डायग्राम हियर ताकि मैम ये आपको क्या क्या और। फिल्टर कर लेता है यहाँ से? क्या बच्चा, फिर से बोलो। मैम ये क्या क्या फिल्टर कर लेता है? फिल्टर मतलब ये करेगा कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मिनरल आयंस, सॉल्ट्स एंड वाटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर्स, इन चीजों को फिल्टर करेगा। ओके ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार डायग्राम लगा रही हूँ ताकि थोड़ा और ओफो, कुछ हो गया गड़बड़। हम्म यस, तो अब हमने क्या किया है यहाँ से, नाउ वन मोर टर्म आई एम टेलिंग यू अबाउट जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
इसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसकी क्या खासियत है, ये समटाइम्स 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेशन के लिए बनता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड यहां से आई है। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, पूरा फिल्ट्रेट हो रहा है, एंड कितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट इन अ मिनट, 1 मिनट में। तो देखो 1 मिनट में कितना जाता है, इन अ मिनट 125 ml इज गोइंग टू गो फ्रॉम 1 नेफ्रॉन। मतलब एक किडनी में अगर आप सोचोगे 1 मिनट में हर एक नेफ्रॉन अगर 125 ml करेगा, तो पूरा 180 लीटर पर डे जितना फिल्ट्रेशन हम करते हैं, किसका, ब्लड का। मतलब जब 1 मिनट का अगर मैं टाइम लगाती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 सेकेंड टू द 60 सेकेंड, उस वक्त 125 ml इतना पूरा हम ब्लड को फिल्टर करेंगे, एंड जो भी बचा होता है उसको एज अ फिल्ट्रेट आगे यहाँ पे भेज देंगे। समझे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इज व्हाट, कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में नेफ्रॉन कितना जा सकता है, 125 ml, इतना वो ब्लड को यहाँ से घुमा के फिल्ट्रेशन करके फिर से बाहर निकाल सकता है। एंड अगर पर डे की बात करें तो 125 इंटू करो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, कन्वर्ट करो और मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट समवेयर अराउंड 180 लीटर्स पर डे। इतना फिल्ट्रेट हमारा किडनी। मैम लेकिन 180 लीटर पर डे फिल्टर बनता है, तो इतना वेस्ट आउट तो नहीं होता? इतना यूरिन होता नहीं है, सही बात, सोचने वाली बात वही है। दैट इज आवर सेकंड थिंग बच्चा जी, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि Filtration हो जाता 180 है। लीटर, सही बात, फिल्टर रेट 180 लीटर बढ़ तो गया, बट यूरिन कुछ 1 लीटर के आसपास ही बनता है। तो भाई बाकी का 179 लीटर गया कहाँ पे। उतना मैम मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो पोर्शन ना जाता होगा। एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। पढ़ेंगे उसको हम आगे। लेट मी कंप्लीट थोड़ा सा अबाउट दिस हिस्सा, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और थोड़ा सा जानकारी मुझे बतानी है। सो इसके बारे में और एक मुझे बात बतानी थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में, कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ना कभी कभी रेगुलेट करना पड़ता है। मतलब अगर ब्लड ने यहाँ से 125 ml के बजाय कुछ 115 या 120 ml इतना ही ब्लड सप्लाई करने लग गया, तो उससे क्या हो जाएगा, जीएफआर की वैल्यू गिर जाएगी। पर मिनट 110 या 100 या 120 के आसपास ml अगर फिल्ट्रेट हो रहा है, मतलब जो कैपेसिटी है इन आर्टरीज की, इन बोमन कैप्सूल की, वो घट गई है। इसका मतलब जीएफआर भी घट गया है। इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है नॉर्मल से अगर कम हो गया। जैसे अगर हमने देखा था हार्ट में भी 70 ml के आसपास कार्डियक आउटपुट था, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर कुछ डिजीज है, कुछ ब्लॉकेज है आर्टरी में, ये वो है, तो उससे 60 ml 50 ml भी हो सकता था, जिससे बीपी भी फ्लक्चुएट होता था। सिमिलरली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब अगर एक मिनट में 125 ml से कम आने लग गया बाय सम रीजन, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेक्ट करेंगे, तो अंदर के अंदर ही एक रिपेयर मैकेनिज्म है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है किसी को? मैम नहीं, तो क्या मैकेनिज्म है, वो ये है। अरे कहाँ गया मेरा मैकेनिज्म? हाँ, सो व्हाट विल हैपन, इसके लिए आपको और एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो है जब ये अगर नेफ्रॉन है मेरा टेढ़ा मेढ़ा सा, बोबन कैप्सूल है, पीसीटी, देन लूप, एंड देन डीसीटी एंड सीटी। ओके, समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ये जो डीसीटी वाला हिस्सा है, ये डीसीटी वाला हिस्सा है, एंड ये बोमन कैप्सूल वाले कैपिलरीज जो आते हैं ना अंदर, उसका हिस्सा है, ये कैपिलरीज वाला हिस्सा है। सो इफ आई ड्रॉ हियर नाउ, ये कैपिलरीज वाले हिस्सा, एंड दिस इज द डीसीटी वाला पार्ट। समटाइम्स मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, नेफ्रॉन एक सीधी सीधी ट्यूब्यूल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होती है। कभी कभी यहाँ से जो माउथ है उसका हेड रीजन के पास से डीसीटी का हिस्सा भी ऐसे आके है। ये हो सकता है बिकॉज इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर है। तो जब ऐसा वो एक दूसरे के पास में आएंगे ना, इस पास में आके एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपारेटस।
अब जक्स्टा मेडुलरी एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। जक्स्टा मतलब किसी चीज का पास में आके कुछ चीज को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर अपारेटस के पास में जब डीसीटी आया, ये क्या था, ग्लोमेरुलस था, इसके पास में थोड़ा सा डीसीटी, उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, हर नेफ्रॉन में ऐसा होता है कि घूम के ना थोड़ा सा डीसीटी इसके पास में आता है, वैसे ही रहता है, वो आएगा नहीं कभी, वैसे ही होता है हमेशा के लिए। क्या रीजन है, डीसीटी को हमने क्यों याद में इसके पास में रखा? तो जैसे मैंने पीछे कहा, अगर जीएफआर गिर जाता है, जीएफआर मतलब 125 ml अगर हम नहीं कर पा रहे हैं फिल्ट्रेट 1 मिनट में, तो क्या करेगा, फॉल इन जेएफआर विल ट्रिगर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, इस रीजन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनेंगे, इसका फिगर मैं बताऊंगी, अभी यहाँ पे है नहीं मेरे पास, रिवाइंड में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स को ट्रिगर करके क्या करेंगे, वहां से उन सेल्स में से एक स्पेशल हार्मोन को रिलीज करा जाएगा जिसको हम कहते हैं रेनिन। रेनिन हार्मोन अब होने वाला है, अरे कहाँ गया, रिलीज। एंड ये रेनिन हार्मोन क्या करेगा, जाके एक्ट करेगा इसके ऊपर, ये आर्टरी के ऊपर, इसके ऊपर एफरेंट वाली जो अंदर की तरफ आ रही है ना उसके ऊपर, एंड बोलेगा नॉक करके कि भाई आप पूरा का पूरा ml ऑफ ब्लड अंदर भेज क्यों नहीं रहे हो, आपने 125 ml से कम भेजा है, तभी तो फिल्ट्रेट कम बना है। तो इसकी रीजन हमको रेनिन बताएगी कि रेनिन जाके बोलेगी आर्टरी को भाई खुल जा। ऐसा हो सकता है, ऐसा रीजन क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे जो ये इसका डायमीटर है ना, ये अगर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया किसी कारण, स्टोन्स या फैट्स फॉर सम रीजन ये डिक्रीज हो गया हो, तो यहाँ से सपोज करीब करीब अगर फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, 500 ml ब्लड जाना था, 500 ml में से फिल्टर होके 125 ml चला जाएगा एज अ फिल्ट्रेट, एंड माइनस करो 500 में से 125, जो 375 रह जाता है वो एफरेंट आर्टेरियल से निकलना चाहिए बाहर। तो 125 ml को आने के लिए इतना ml ब्लड हमने भेजा ही नहीं अंदर, हमने 400 ही भेजा, 300 ही भेजा, तो उसमें से 125 ml अब नहीं बनने लग गया, अब बनने लग गया मान लो 110, 115 या 100 ml ही बनने लग गया, क्योंकि अंदर आते वक्त ही हमने एफरेंट आर्टेरियल से कम अमाउंट ऑफ ब्लड भेज दिया है। तो इसको करेक्ट करेगा कौन, इसको करेक्ट करेगा ये रेनिन आ गया, ये रेनिन करेक्ट करेगा, ये बोलेगा कि यू हैव टू स्टिम्युलेट, ग्लोमेरुलर का ब्लड फ्लो स्टिम्युलेट करेगा एंड जीएफआर को बैक टू नॉर्मल लेके आएगा। आप लोग हो, बहुत ज्यादा सन्नाटा हो गया यार, डर जाती हूँ। यस मैम। हाँ, तो कुछ कुछ समझे बुझे, यस मैम। एक बार इसको पढ़ोगे ना आपको याद समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। एंड लास्ट का एक ही स्टेप रह जाता है, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, बस 2 ही मिनट का काम है। लास्ट में क्या हो जाएगा कि जैसे अभी हमने बोला था, डिस्कस किया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो फिल्ट्रेट 180 ml हम निकाल रहे बाहर, उतनी यूरिन बनती तो नहीं है, इतना यूरिन तो बनता नहीं है, तो गया कहा 99% हो जाता है रीअब्जॉर्ब, कहाँ से, ट्यूबुलर से। ट्यूबुलर जो होते हैं हमारे पीसीटी, डीसीटी, सीटी, इन ट्यूब्यूल से हो जाएगा एब्जॉर्ब। जैसे देखो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस को हम करते हैं एक्टिवली एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब एनर्जी का खर्चा करके हम करेंगे ट्रांसपोर्ट। देन कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको हम करेंगे बाय पैसिव, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा मोस्टली बाय द पीसीटी। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, कि चीजों को हम वापस अंदर ले रहे हैं। अंदर लेके जाएगा कहाँ बच्चा जी, एनीबडी नोज कि हम वापस ले तो रहे, ये तो मैम कह रही है कि मैम आप वापस ले रहे हो, बट लेके वापस दे किसको रहे हो, कहाँ डाल रहे हो उसको, न्यूट्रिशन ब्लड में हम वापस, ब्लड, हाँ बट ब्लड में भी कहाँ, हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ब्लड में, मैम इफिशिएंट, वेरी गुड, जो हमारे वो पूरे नेफ्रॉन को सराउंड कर रहे थे ना, कैपिलरीज, सही बात है। तो यहाँ से निकल जो कैपिलरीज थी, यस मैम, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आर यू एबल टू हियर मी? यस मैम, यस मैम। तो कैपिलरीज को दे देंगे हम, तो इनमें से जो भी सिक्रीशन होगा, जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, वो बाजू की जो कैपिलरीज है ना उनमें हम वापस से डालते जाएंगे, ताकि ये आगे फिर लेके जाए हमारे वेन्स की तरफ। एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब क्या, कि ये ट्यूब्यूल्स भी क्या करती है, इनको जो भी नहीं चाहिए वो अंदर ही डालते जाएंगे, ट्यूब्यूल्स के अंदर
जो नहीं चाहिए कैपिलरीज अंदर डाल देगी ट्यूब्यूल्स की, एंड वो जाएगा अगेन सीटी टू फॉर्म अ यूरिन। तो दैट इज व्हाट ट्यूबुलर सिक्रीशन। वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पे आयोनिक एंड एसिड बेस का, फ्लूइड्स का, पीएच का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प होता है। तो ये 3 स्टेप हमने देखे, फिल्ट्रेशन वाला, रीएब्जॉर्प्शन वाला एंड सिक्रीशन वाला। यस, क्लियर? ये फंक्शंस हम अब Yes, आगे ma'am. की क्लास में देखेंगे, फिर ही देखेंगे फंक्शंस को। तो दीज वर द थिंग्स, हमने बहुत कुछ करा है आज की क्लास में। वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या देखा, पहला स्ट्रक्चर देखा एज अ माल्फिजियन ट्यूब्यूल या रीनल कॉर्पस्कल। ये रीनल कॉर्पस्कल एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल दोनों सेम ही है। इसको हम 2 हिस्सों में देखते हैं, एक तो बोवन कैप्सूल, उसके अंदर का कैपिलरीज का टफ्ट नेटवर्क। हाँ ओके दीपक, बताऊंगी मैं। तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज ग्लोमेरुलस, उसके बाहर जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो होता है बोवन कैप्सूल। ये हो गया हेड वाला रीजन, रीनल कॉर्पस्कल वाला रीजन हो गया नेफ्रॉन का। अब आगे आता है ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट। तो बोवन कैप्सूल से इमीडिएट आएगा पीसीटी, देन आएगा हमारा लूप ऑफ हेनले एंड चल दिए डीसीटी एंड सीटी के पास। फिर हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इनटू 3 स्टेप्स। पहला फिल्ट्रेशन स्टेप था। फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखे, 3 लेयर्स देखे। सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है कैपिलरीज का, एंडोथेलियल लेयर। फिर बाद में आएगा बेसमेंट लेयर, उसके अंदर जो बोवन कैप्सूल का लेयर है एपिथेलियल लेयर। इन तीनों लेयर से गुजर के जब ब्लड आएगा तब वो बनाएगा फिल्ट्रेट एंड चल देगा पीसीटी के पास। तो अब मैं उसको फिल्ट्रेट कहूंगी, ब्लड नहीं कहूंगी। एंड तीनों लेयर से गुजरते वक्त जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, पोडोसाइट्स जब चुन चुन के सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने की इजाजत देगा, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड इस वाले स्टेप में हमने जीएफआर भी देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। 1 मिनट में हम एक अफरेंट आर्टेरियोल से कितना सारा एमएल ऑफ ब्लड को आगे इनटू फिल्ट्रेट कन्वर्ट करते हैं। ब्लड मान लो 500 ml या 1 लीटर भी आ सकता है, बट उसमें से फिल्ट्रेट कितना बना, पीसीटी के पास हम कितना भेजे। मान लो मैंने 2 कप चाय रखी थी हमारे पतीले में उबालने के लिए, बट चाय को मैंने जब सेपरेट किया तो वो सिर्फ 1 ही कप बना, बाकी का सारा इवापोरेट हो गया, मान लो बॉइल होके चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाकी सारा एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकल गया। तो 125 ml इज कमिंग एज अ फिल्ट्रेट इनटू पीसीटी। ठीक है, तो जीएफआर अगर गिर जाता है 125 ml से नीचे हो जाएगा तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी अपैरेटस एक्टिवेट हो जाएगा। ये जक्स्टा मेडुलरी अपैरेटस एक स्पेशलाइज्ड हिस्सा है जो बनता है डीसीटी एंड बोवन कैप्सूल के कांटेक्ट से। ये क्या करेंगे, सेंस कर लेंगे कि डीसीटी सूंघ लेगा कि भाई ग्लोमेरुलर इसमें गड़बड़ है, इसने पूरा का पूरा 125 ml बनाया नहीं है। तो ये बोलेगा एफरेंट आर्टेरियोल को कि भाई और ब्लड भेजो, रेनिन को सीक्रेट करके बनाएगा। हाँ यस पलक, रेनिन को सीक्रेट करेगा, हार्मोन है वो एक। रेनिन यहाँ से सीक्रेट होके एफरेंट आर्टेरियोल को इंस्ट्रक्शन देगा, ओपन अप एंड ज्यादा ब्लड फ्लो आप भेजो ताकि नॉर्मल जीएफआर हम मेंटेन कर सके। फिर देखा हमने सेकेंड वाला रीअब्जॉर्प्शन, जहां पे हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों का, शुगर्स, आयंस एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। एंड बच्चों जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी वाले हिस्से में, आगे जो फंक्शन है ना उसमें भी बताऊंगी मैं, क्योंकि वहां पे ना सेल्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, वहां पे थोड़ा सा विलाय होता है, ब्रश बॉर्डर होता है जहाँ पे छोटे छोटे विलाय होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देन सिक्रीशन जो होता है लास्ट वाला स्टेप, उसमें क्या करेंगे, जो ट्यूब्यूल्स को नहीं चाहिए है, हमने क्या किया एब्जॉर्प्शन में, क्या किया ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब करके बाजू में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना उनमें ही डाल दिया था हमारे वांटेड सब्सटेंसेस को। अब उन कैपिलरीज में अगर कोई अनवांटेड बच गया था, मान लो वो फिल्ट्रेट हो नहीं पाया था एंड बाय समहाउ वो लेफ्ट आउट हो गया, तो उसको वापस से मैं डाल दूंगी ट्यूब्यूल्स में। तो दीपक जी ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब क्या, ट्यूब्यूल में हम वापस से सीक्रेट में ट्यूब्यूल्स में हम वापस से सीक्रेट कर देंगे कुछ आयंस को, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को, सॉल्ट्स को, ताकि आयंस एंड इसका फ्लूइड का ऑस्मोसिस या पीएच बना रहे। ट्यूबुलर सिक्रीशन का और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, किडनी में जो कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन है ना बच्चा,
कॉर्टेक्स एंड मेडुला में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना पड़ता है, वहां के जो सॉल्ट्स एंड वाटर है उनका बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। तो मेंटेन रखने के लिए अब हम जनरली केमिस्ट्री में क्या करते हैं, अगर पीएच ज्यादा हो गया है, मतलब पीएच अगर अल्कलाइन की तरफ चल दिया है तो थोड़ा सा एसिड ऐड कर दो, वो हो जाएगा अगेन न्यूट्रल। अब न्यूट्रल से अगर एसिड की तरफ चल दिया है, थोड़ा सा बेस ऐड कर दो, अगेन हो जाएगा न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल को बनाए रखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम एडजस्टमेंट्स कर दिया। जो भी मुझे पीएच चाहिए, अगर मुझे पीएच 8 चाहिए होगा तो मैं थोड़ा और बेस डाल दूंगी, अगर 5 चाहिए होगा तो मैं एसिड डाल दूंगी। वैसे ही पीएच को हम किडनी में भी मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो किडनी में मेंटेन कैसा होगा, अगर उनको लग रहा है कि मेडुलर रीजन में बहुत सारा पानी हो गया है, मतलब अब मुझे थोड़ा सा और एसिड ऐड करना पड़ेगा। एसिड मतलब तुम्हारे सॉल्ट्स, आयंस। तो ये कैसा होगा, पीएच होता कितना है? आई विल टेल यू दैट। फिल्ट्रेट वाला पीएच होता है अल्कलाइन की तरफ, स्लाइटली अल्कलाइन होगा आपका फिल्ट्रेट, एंड किडनी स्लाइटली एसिडिक, हाई ऑस्मोलैरिटी। आगे वाले सेक्शन में बताऊंगी मैं उसको। पूरा किडनी का पीएच न्यूट्रलाइज नहीं होता फिर अल्कलाइक और एसिड होता है तो? नहीं, किडनी का पीएच नहीं देखते हम बच्चा, जो यूजुअली पीएच हम फ्लूइड्स का देखते हैं, करेक्ट। तो किडनी के अंदर जो फ्लूइड्स है, मतलब जो फिल्ट्रेट है, फ्लूइड होते हैं बट फिल्ट्रेट, नेफ्रॉन के अंदर का फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट का पीएच हमको मेंटेन करना होता है। तो मेंटेन करने के लिए आपको अगर थोड़ा एसिड बेस में अगर कम ज्यादा होने लग गया, तो इसको आप नेचुरल कंडीशन में मेंटेन कैसे करोगे, बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ वाटर एंड आयंस। तो एडिशन एंड डिलीशन कैसा होता है, बाय द आजू बाजू में कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन में जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनसे लेके एंड उन्हीं से वापस देके। आगे पढ़ोगे आप, समझेगा आपको धीरे धीरे, रुक जाओ, यू विल अंडरस्टैंड। अभी इतना याद रखो कि ये बेस एसिड को मेंटेन करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन मदद करेगा। कल जब इनके फंक्शंस पढ़ाऊंगे मैं, क्या क्या सीक्रेट होता है, कैसे होता है, एंड एक मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, वहां पे आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा इसका। यू विल गेट इट, डोंट वरी, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही पढ़ो, ज्यादा स्ट्रेस ना दो। पीएच कैसा होता है मेंटेन, विल सी दैट, डोंट वरी। Fine, so let's stop the class here, बच्चा जी। Thank you for the wonderful class. See you on, कब मिलेंगे अब हम बच्चा? मैम इस पे क्वेश्चंस नहीं, अभी क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ मैंने पहले भी बताया था। द रीजन बिहाइंड दैट इज आपका सिलेबस बहुत ही लैग हो रहा है, तो एनीवे रिवीजन क्लासेस लगती ही है, वहां पे आप क्वेश्चंस करा सकते हो। एंड मैं भी क्वेश्चंस कुछ भेजूंगी इसके, जब एक बार पूरा चैप्टर हो जाएगा तो नीचे बहुत सारे स्लाइड्स में ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भेजूंगी। अभी क्या हो रहा है, वी आर लैगिंग टाइम, ओनली 15 फरवरी तक टाइम है बच्चा जी, 5 चैप्टर बाकी है। तो जब रिवीजन क्लास होता है वहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, डोंट वरी। एंड चैप्टर एंड के बाद भी रिवीजन क्लासेस सैटरडे को। हाँ, प्लानिंग टू डू दैट, देखते हैं, क्योंकि आपके स्कूल्स भी है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे रिवीजन क्लासेस को लगाया जा सकता है। तो प्लान चल रहा है, वो वर्किंग आउट हो रहा है उसके ऊपर। मैम संडे के टेस्ट का सिलेबस भेज देना। हाँ, अभी बायोलॉजी का तो सर्कुलेशन है, दूसरे का बता के देखती हूँ, देख के बता दूंगी मैं, ग्रुप पे डाल दूंगी। केमिस्ट्री का भी पता है वैसे तो। केमिस्ट्री फिजिक्स पता है ना, तो बायोलॉजी का वुड बी सर्कुलेशन। ओके, यस बाय मैम।